हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर से हम संधि को यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने संधि के 3 भेद पढ़े, जिसमें आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो देखिए, स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं और व्यंजन संधि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे और इसके कुछ नियम हम यहाँ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो स्वर संधि के भी आपको 5 भेद बताए हैं, जिसमें आपका पहला दीर्घ संधि, दूसरा आपका गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो इन सभी संधियों के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमने प्रीवियस लेक्चर में व्यंजन संधि आपको शुरू कराया था, जिसमें हमने व्यंजन संधि के प्रकार पढ़े कि 3 प्रकार के व्यंजन संधि होते हैं। पहला आपका व्यंजन और स्वर का मेल किया जाता है, यानी कि जब आप 2 शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो एक व्यंजन और एक स्वर आपका मिलेगा और उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन आ जाता है उसको कहा जाता है या व्यंजन संधि। 3 प्रकार का मेल, तो व्यंजन और स्वर का मेल होता है, स्वर और व्यंजन का मेल होता है और थर्ड आपका व्यंजन और व्यंजन का मेल होता है। और इन मेल से जो परिवर्तन आता है, किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, इसके कुछ नियम हैं। इसमें पहला नियम आप कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में किस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। अब आज देखिए, यहाँ पर दूसरा ख है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है। हमने पहले क्या कहा कि पहले वर्ण का तीसरे में, अब देखिए, क वर्ग, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, ये 5 जो हैं वर्ण हैं प्रथम क वर्ग में। हमने कहा हर वर्ग में 5 वर्ण हैं। पहला नियम क्या है कि पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन किया जाता है। कैसे किया जाता है, ये नियम कल की क्लास में आपको बता दिया है। ठीक है, अब दूसरा नियम क्या कहा गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का, यानी कि क, च, ट, त जो भी हैं, इनका पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। अर्थात क का अंगा में, ट का अणो में, त का नौ में, प का मो में और च का यो में, इस प्रकार से परिवर्तन किया जाता है। कैसे, यदि व्यंजन क, च, ट, त, प के बाद मो या नो आए, बहुत ध्यान से आप इसे लिखें और एक शॉर्ट नोट बनाएं कि यदि पहला जो आपके पास वर्ण है क, च, ट, त, प के बाद बहुत सिंपल भी है, मो या नो हो तो क का अंगा हो जाएगा, च का यो हो जाएगा, यहाँ च छूट गया है, ट का अणो हो जाएगा, त का न हो जाएगा, प का मो हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए उदाहरण में वाक धनमय। ठीक है, वाक धनमय। अब देखिए संधि करते हैं हम अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण की। हमने नियम क्या पढ़ा कि यदि क, च, ट, त, प के बाद न या मो आए, तो यहाँ तो क था और इसके बाद मो आया, तो हमने क्या कहा, फिर आप क को अंगा बदल देते हैं, अंगा में बदल दिया। तो यहाँ देखिए वांगमय, तो यहाँ क को किसमें बदल दिया है, अंगों में बदल दिया जाता है। बस बाकी आपको सेम ऐसे ही इसको लिखना है। फिर देखिए सट धनमास, ट के बाद मो आया है, प्रथम वर्ण ट है और इसके बाद मो आया है, तो इसको अणों में बदल दिया जाता है और इसको इस प्रकार से आधे अणों की तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए तत धन नाम, तो के बाद नो आया है, तो के बाद नो यदि आए तो का नो हो जाता है, तो ये आधा नो है, तो यहाँ आपने आधा नो इसको आधा नो में इसको बदल दिया है। फिर देखिए अप धन मई, प के बाद मो आया है, तो यहाँ हमने क्या कहा, प का मो हो जाता है, ये आधा मो है। ठीक है, इस प्रकार से संधि करेंगे। ऐसे ही दिक धन नाग, क के बाद न आया तो यहाँ पर अंग हो जाएगा, ट के बाद मो आया है तो यहाँ पर ट का अणो हो जाता है आधा, त के बाद न आया है
तो ये फिर आधा नौ में परिवर्तित हो जाएगा। अपधनमास तो यहाँ प और मौ को मिलाएंगे, इन दोनों की संधि करेंगे, तो यहाँ देखेंगे प के बाद मौ अर्थात प का बन जाएगा आधा मो, तो ये आपकी संधि हुई है। ठीक है, तो जल्दी से इसे लिखिएगा, ये आपकी संधि हुई है, जल्दी से इसे लिखिएगा। तो दूसरा नियम क्या है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाता है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। जल्दी इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट नियम है तो संबंधी नियम। तो देखिए दूसरा नियम हमने पढ़ लिया, अब है गौ इसी में तो संबंधी कुछ नियम। आपने ऊपर देखा जब आप दो स्वर और व्यंजन को जोड़ रहे थे, एक नया ही शब्द यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था, यानी कि एक नए प्रकार के शब्द आपको यहाँ उनके मिलने से, उनके मेल से दिख रहे थे। तो किस प्रकार के वो नियम हैं, कैसे वो स्वर ये शब्द यहाँ आए, इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप अब हेडिंग डालिएगा जिन्होंने नहीं लिखा है कि तो संबंधी नियम, यानी कि जब आप तो को जोड़ते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से नियम यहाँ पर आ जाते हैं, जल्दी से नोट करें। चलिए देखें कि जब तो के बाद च या छ आए, अब यहाँ चार नियम आपको लगभग एक जैसे दिखेंगे, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो जब तो के बाद च या छ आए तो तो का च हो जाता है, जैसे सत धन च, यानी अब जब इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो यहाँ त और च को आपको जोड़ना है। अब यहाँ क्या लिखा था कि जब तो के बाद च या छ आए तो तो का च हो जाता है, वो भी आधा च की तरह यहाँ पर इसको लिखा जाएगा। तो देखिए सत तो के बाद क्या आया है, पहले तो आया है फिर च आया है, क्या कहा, अगर ऐसा हो जाए तो ये तो का च हो जाता है। बस अब आपको करना क्या है, इस तो को आधा च लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा सत सच्चरित्र। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी तो के बाद च आया है तो ये जो है आधा तो आधा च में परिवर्तित हो जाएगा। बस इतना नियम है, ठीक है, इसको आप नोट करें। ठीक है, इसी में दूसरा नियम है तो संबंधी कि यदि तो के बाद ज या झ आए तो का आधा ज हो जाता है। बस इतना सा नियम ध्यान देना है। अब देखिए तो और जब आप इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे, इनकी संधि करेंगे तो मेल होगा तो और ज को। क्या कहा है, तो के बाद जब ज या झ आए तो इस तो का आधा ज हो जाएगा। बस सीधे लिखना है, इस तो को आधा ज बना दो, बाकी जगत जननी, ये इसका संधि हो गया है। फिर यहाँ देखिए तत् धन जनित, तो अंतिम वर्ण तो, फिर यहाँ ज, तो के बाद जो आया है फिर से इस तो का आधा ज हो जाएगा, तो ये इसकी संधि हो गई है। चलिए जल्दी जल्दी इसे लिखें, इंपॉर्टेंट है ये नियम, आप अवश्य लिखें। चलिए तो ये दो नियम आपने लिखे। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तीसरा नियम क्या है कि तो के बाद, अब देखो यहाँ च छ आया तो ज इसका च हो गया, ज झ आया तो ज हो गया आधा ज, ट ठ आए यदि तो के बाद तो ये तो का आधा ट हो जाएगा। तो देखो तो के बाद ट आया है तो इसको आपने इस तरह से लिखा है, आधा ट हलंत के साथ।
फिर से तो के बाद ट आया है तो बृहति का ये इसका संधि हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब तो के बाद ड या ढ आए तो त का ड हो जाता है आधा ड। तो उत धन डयन, तो के बाद ड आया है तो ये तो आपका आधा ड में बदल जाएगा। बस बाकी आपको ऐसे ही लिखना है एज इट इज। तो देखिए तत धन डमरू, तो के बाद फिर से ड आया है तो फिर से इस तो को आप क्या लिखेंगे, आधा ड लिखेंगे। बस तत डमरू हो गया, इसका नियम भी हो गया। अब चौथा नियम यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब तो के बाद ड या ढ हो गया, ये आपका हो गया चौथा। पांचवा नियम देखिए, ये लगभग 4 नियम एक जैसे हैं। पहले नियम क्या कहता है, तो के बाद चौ छ आए तो आपका आधा च में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा कहता है तो के बाद ज झ आए तो ज आपका किस में बदल जाएगा, तो आपका बदल जाएगा आधा ज में। ऐसे ही तो के बाद यदि ट ठ आए तो आपका आधा ट में बदल जाएगा, और ड ढ आए तो आधा ड में बदल जाएगा। अब पांचवा नियम क्या है कि यदि तो के बाद ल आए तो का क्या हो जाता है, आधा ल। बस इसमें एक ही है, बाकी ऊपर में 2 थे यहाँ वर्ण और यहाँ पर एक ही वर्ण है। लगभग 5 नियम आपको एक जैसे ही यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से इन्हें कॉपी करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि जब तो के बाद ह आए तो का अब द हो जाता है। अब नया यहाँ पर आया है और ह का ध हो जाता है। जैसे कि उत धन हत, तो के बाद ह आया है, तो के बाद ह आए तो का द हो जाएगा। यहाँ पर इसका द हो जाएगा और इस ह का आधा ध हो जाएगा, बाद में इसमें और जुड़ेगा तो ये आपका उद्धत हो गया है। इसी प्रकार तो के बाद फिर से ह आया है तो इस तो का तो आधा दो इस प्रकार से हो जाएगा और इस ह का ध हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ आधा ह की बात की गई है। मैं यहाँ पर आपको लिख करके दिखा दूं, उत धन हरण। अब आप संधि किस किस की करेंगे, एक तो इसकी और दूसरा इसकी। तो ये तो आधा पहले से है हलंत के साथ, इसको यदि आप हलंत के साथ जोड़ें तो ये आपका अ इसके साथ अलग हो जाता है। हमने क्या कहा, इस तो का तो यहाँ पर द हो जाएगा, वो भी हलंत के साथ। अब इसका हो जाता है आधा ध, धन है ये, और इसमें अ जुड़ेगा तो ये पूरा ध हो जाएगा। तो ये आधा द धन पूरा ध, इस प्रकार से ये आपका उद्धरण हो गया है। ठीक है, इसको नोट में आप पढ़ चुके हैं। तो जहां समझ में नहीं आता है तो फिर से आपको बताया जाएगा, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। चलिए, तो इसको भी आप नोट करें। ठीक है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि यदि तो के बाद यहाँ तालव्य श आए, ठीक है, तो का च हो जाएगा और तालव्य सौ का छ हो जाता है। ठीक है, तीनों सौ में क्या अंतर है, तो इनके उच्चारण स्थान में जो है क्या होता है, परिवर्तन होता है। इनके उच्चारण स्थान में जो है अलग अलग स्थानों पर ये उच्चारित किए जाते हैं, बाकी 100 ही हैं वो सारे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कहा है कि तो के बाद ये देखिए तालव्य सौ आया है तो इस तो का तो च हो गया है आधा। ठीक है, बाकी इस 100 का 6 हो गया है और यहाँ पर पहले से आ की मात्रा भी थी तो ये हो जाएगा सच्छास्त्र। ठीक है, तो ये था आपका क संबंधी नियम। अब इसके बाद नेक्स्ट है घ, इसमें म संबंधी नियम।
मौ संबंधी नियम है। तो इस नियम को भी आप लिखें, जल्दी से नोट करें। यदि मौ के बाद क च ट त प आए तो मौ के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार इस बिंदी में। ठीक है, जैसे देखिए समधन क, तो मौ के बाद क्या आया है, क आया है। तो अब संकल्प, संग ये जो है अंग जो है ना, क ख ग घ अंग, ये जो अंग है क्या कहा है, पांचवा वर्ण यहाँ पर अंग है। अब जब आप इसको पढ़ते हैं ना तो ये क्या आ जाता है, संकल्प, संकल्प किसका उच्चारण आ रहा है, पांचवें वर्ण का, अंग का उच्चारण आ रहा है, अंग का उच्चारण आ रहा है। तो ये हो गया है संकल्प। अब देखिए यहाँ पर फिर से मौ के बाद यो आया है, ठीक है, मौ का यो हो जाता है। तो मौ के बाद च आया है, क्या कहा था कि मौ के बाद यदि क च यानी में से कोई भी प्रथम वर्ण आ जाए तो वो जो है उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुस्वार हो जाता है। अब अनुस्वार कैसे हुआ, यहाँ मौ है, मौ का पांचवा वर्ण यो है, तो मौ का क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, संचय, क्योंकि यो का उच्चारण आ रहा है, संचय। ऐसे ही समधन ग, समधन ग, तो यहाँ संगम हो जाएगा और यहाँ पर आपका समधनजय संजय हो गया। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद देखिए समधन तोष, समधन तोष, समधन तोष। तो मौ के बाद तो आया है, तो हम क्या लिखेंगे, तो का देखिए इस मौ का हो जाएगा नौ, और कहा वो भी अनुस्वार में हो जाएगा, यानी कि अब नौ का उच्चारण इसके अनुस्वार में आएगा, सन, सन, नौ का उच्चारण आया ना, संतोष। ठीक है, ऐसे ही समधन प, तो प आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मो का मो ही हो जाएगा। तो सम, सम पूर्ण अनुस्वार में किसका उच्चारण आ रहा है, सम, मो का उच्चारण आ रहा है। ऐसे ही मो के बाद दो आया है तो सन, दो में आपका नौ हो जाता है, तो संदेह, सम धन भावना, तो मो के बाद भ आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी संभावना। ठीक है, तो ये नियम है। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ये था आपका मौ संबंधी। यदि मौ के बाद य, र, ल, व, ये तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ह आए तो मौ सदैव अनुस्वार हो जाता है। नियम लिखें, यदि मौ के बाद क्या आए, य आए, र आए, ल आए, व आए, तो आपका जो मौ है वो सदैव अनुस्वार हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, तो म के बाद वो आया है, कहा था वो आने का, तो ये जो म है ये अनुस्वार हो गया है, तो ये हो जाएगा संवाद। ठीक है, फिर से समधन योग, इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का मेल करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो समधन योग, संयोग, यहाँ ये जो मोह है ये अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। ऐसे ही समधनसार, तो ये जो मोह है, मोह के बाद सो आया है। ठीक है, दंत्य सो आई है, ये देखिए दो सो, तो यहाँ पर भी ये जो मोह है ये अनुस्वार हो जाएगा, तो हो जाएगा संसार। समधन लग्न,
तो यहाँ पर संलग्न हो जाएगा। इसी प्रकार से समधनरक्षण मों के बाद रो आया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, संरक्षण। फिर समधनशय, तो संशय, तो यहाँ पर ये भी आपका एक नियम है, इसको भी आप जल्दी से नोट करें। चलिए, तो इसके बाद देखिए, यदि मों के बाद मों आ जाए, नेक्स्ट है कि मों के बाद मों ही आ जाए, यानी कि जब दो शब्द आप आपस में जोड़ेंगे और एक मों के बाद दूसरा भी मों आ जाए, तो तब क्या परिवर्तन होता है, तो ये जो है आधा मों और पूरे मों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखें, समधनमुख, तो मों और मों इन दोनों का मेल करेंगे, इन दोनों की संधि करेंगे। देखिए, जैसे समधनमुख, आप लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, समधन, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया है आपका, सम, और यहाँ पर मुख, तो यहाँ जुड़ा है मों और यहाँ पर भी मों, तो मों के बाद मों ही आ गया है, ठीक है। तो तब आप इसे आधा मों और पूरे मों की तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आया है, सम्मुख। ऐसे ही समधनमान, तो फिर मों के बाद मों आया है तो सम्मान हो जाएगा, मों के बाद मों आया है तो सौ मों और पूरा मों हो जाएगा। तो ये नियम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मों और आधा मों और पूरा मों, ठीक है। चलिए इसे नोट करें। फिर देखें, यहाँ पर एक नेक्स्ट यहाँ नियम है, छ संबंधी नियम। यदि किसी स्वर के बाद छ वर्ण आए तो छ से पहले आधा च आ जाता है। तो देखें, यहाँ पर किसी स्वर के बाद यदि छ आ जाए, यहाँ स्व है, अ का स्वर आ रहा है और इसके बाद छ आया है, तो छ से पहले आपका आधा च आ जाता है, बस इतना सा नियम है। ऐसे ही यहाँ पर भी नु, यानी कि आधा किसका, छोटी ऊ का स्वर आया है और उसके बाद छ आया है, तो यहाँ पर छ से पहले आधा च आ जाएगा, बस। आ स्वर है और इसके बाद छ आया है, तो यहाँ छ से पहले आधा च आ जाएगा, ये नियम है इसका, ठीक है। इसके बाद नौ संबंधी नियम क्या है कि यदि री, र या सौ के बाद न हो तो ये आपका अणो हो जाता है। जैसे यहाँ और यहाँ पर देखिए, रॉ के बाद नौ आया है, ठीक है, तो ये जो है ये आपका अणों में परिवर्तित हो जाएगा, बस ये नियम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो व्यंजन संधि है इसको भी हमने रिवाइज किया। अब अंतिम यहाँ पर आपका थर्ड है विसर्ग संधि। एक संधि और यहाँ पर आपकी रह जाती है और फिर आपका कंप्लीट हो जाता है आपका ये संधि। तो देखिए, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, मनः, अब इस विसर्ग को ह, आधा ह की तरह पढ़ा जाता है, मनः धन रथ, मनोरथ, ठीक है। ऐसे ही हलंत
इस प्रकार से विसर्ग धन र, तो ये ओ हो जाता है। कैसे होगा, इसका नियम पढ़ेंगे। यहाँ आगे देखिए विसर्ग के कुछ नियम हैं, कुछ रूल हैं। तो संधि बनाने के लिए कुछ प्रमुख नियम होते हैं जिससे आप संधि कर पाएंगे। तो देखिए पहला जो नियम है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। विसर्ग का ओ में कैसे परिवर्तन होता है, देखिए यशः धन गान, तो इस हलंत को हमने किस में परिवर्तित कर दिया, ओ में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, यशः धन गान। ऐसे ही मनः धन रथ, तो मनोरथ। तपः धन बल, तपोबल। मनः धन रंजन, मनोरंजन। ओ में परिवर्तित हो गया है विसर्ग, जो आपका विसर्ग है। मनः धन विनोद, मनो विनोद, तो जो विसर्ग था उसको ओ की मात्रा में आपने परिवर्तित कर दिया। मनः धन हर, तो मनोहर, जहां विसर्ग वहां ओ आ गया है, तो यहाँ हमने विसर्ग का ओ में परिवर्तन किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका विसर्ग का रॉ में परिवर्तन। अब विसर्ग का रॉ में परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ देखिए विसर्ग का रॉ में परिवर्तन। निह धन धन, तो देखिए इसको आधा रॉ में आप, रॉ यानी कि हलंत के साथ, इसको आप आधा रॉ की तरह लिखते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर लग गया रॉ, तो ये हो जाएगा निर्धन। निह धन भय, तो यहाँ निर्भय। दुह धन बुद्धि, तो दुर्बुद्धि। आसीह धनवाद, आशीर्वाद। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। दुह धन गुण, तो दुर्गुण। ये आपका विसर्ग का रॉ में परिवर्तन हुआ है। विसर्ग का रॉ में हमने यहाँ परिवर्तन इसका किया है। तो जल्दी इसे लिख लें। पहला नियम था विसर्ग का ओ में परिवर्तन, दूसरा है विसर्ग का रॉ में परिवर्तन, और तीसरा नियम है विसर्ग का तालव्य सौ में परिवर्तन। ये भी आधा। निह धन चय, तो यहाँ जहाँ विसर्ग है वहां आधा श आप यहाँ लिखेंगे, तो निश्चय। निह धन चल, तो निश्चल। दुह धन चरित्र, दुष्चरित्र। दुह धन शासन, दुशासन। निह धन छल, तो निश्चल। हरिह धन चंद्र, तो यहाँ हरीश चंद्र। तो इस प्रकार से विसर्ग का आधा श तालव्य सौ में परिवर्तन हुआ है। फिर देखेंगे विसर्ग का ये दांत्य सौ में परिवर्तन, ये भी आधा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निह धन संतान, तो आधा सौ में तो आधा सौ लिखेंगे, बस आपको जहां विसर्ग है वहां आधा सौ लिखें। निह धन तेज, तो निस्तेज, आधा सौ। जहां विसर्ग उसकी जगह आधा सौ। इनको लिखेंगे तब जाके आपको याद होंगे। निह धन संकोच, तो निसंकोच। इस प्रकार से विसर्ग का दांत्य सौ में परिवर्तन हुआ, दंत्य सौ में परिवर्तन हुआ। विसर्ग का मूर्धन्य सौ में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से, धनु धन टंकार, यहाँ आधा सौ हमने लिख लिया, ये वाली मूर्धन्य सौ। तो ये आपका धनुष टंकार। दुह धन कर्म, तो यहाँ दुष्कर्म। निह धन कर्म, तो निष्काम। निह धन काम, निष्काम। ठीक है, तो इनको आप जल्दी से लिखें। अब यहाँ इससे पहले आपने विसर्ग का परिवर्तन किया था, ठीक है। अब हम यहाँ विसर्ग का लोप करेंगे, ठीक है। कैसे, विसर्ग का रॉ से मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। जब किसी विसर्ग का रॉ के साथ मेल होता है, यानी कि दो ऐसे शब्द आए, पहले विसर्ग और फिर रॉ आ जाए, तो वहां पर विसर्ग का लोप हो जाता है। और विसर्ग के पहले का जो स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, यानी विसर्ग से पहला जो स्वर है दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा, यदि ह्रस्व है तो उसको दीर्घ कर दिया जाता है। जैसे नी ह धन रोग, तो यहाँ विसर्ग के बाद रॉ आया है, तो सबसे पहला तो हमने यहाँ विसर्ग का लोप कर देना है, विसर्ग को हटा देना है। लेकिन विसर्ग से पहले वाले स्वर को आप क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, यानी बड़ी मात्रा यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ छोटी ई की मात्रा थी, इसको आप बड़ी दीर्घ कर देंगे। दीर्घ का मतलब यही है कि यहाँ छोटी ई की मात्रा को बड़ी ई की मात्रा में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा निरोग। आई बात समझ में। ऐसे ही निह धन रस, नी नौ के बाद रॉ आया है और विसर्ग को
दीर्घ किया जाता है तो ये हो जाएगा नीरस। ठीक है, अब ये दीर्घ हो गया। नौ के बाद हलंत के बाद विसर्ग के बाद र आया है तो फिर से इसका तो लोप कर देंगे, लेकिन इससे पहले वाले स्वर को दीर्घ बनाया जाता है तो यहाँ पर भी नीरज हो जाएगा। तो ये है आपका एक नियम। और विसर्ग में परिवर्तन न होना, यानी कि कुछ ऐसे नियम भी हैं जहां पर विसर्ग में कोई परिवर्तन ही ना हो। तो वो कौन सा नियम है, देखिए, यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग का मेल क तथा प से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर अंतः धनकरण अ भी आया है और क आया है, तो अंतःकरण, तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिखा जाता है। कब? जब विसर्ग से पहले अ हो। तो इसमें अ स्वर आया है, अ आया है, ठीक है। यहाँ पर भी अ स्वर आया है और इसके बाद क आया है, तो विसर्ग को एज इट इज ऐसे ही लिखा जाता है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं आता है। तो कभी किसी किसी शब्द में आपने देखा होगा कि आपका विसर्ग बीच में होता है, तो इस शब्दों में जो है कोई परिवर्तन नहीं आता है। ऐसे ही प्रातः, इसमें अ का स्वर है क्योंकि त में अ का स्वर है और विसर्ग से पहले अ है और उसके बाद क आ गया है, तो प्रातः काल, इसको आप ऐसे लिखेंगे। पय, य में अ का स्वर है, यानी कि विसर्ग से पहले आपका क्या है, अ का स्वर है और उसके बाद प आया है। क और प की बात की गई थी, तो पय पान, पयः पान, प्रातः काल, अंतः करण। विसर्ग को आधा ह की तरफ पढ़ते हैं, ह पढ़ा जाता है। पयः पान और प्रातः काल, अंतः काल, अंतःकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये विसर्ग संधि भी कंप्लीट होता है और हमने संधि को कंप्लीट यहाँ पर रिवाइज कर लिया है। हमने 3 संधि पढ़ी, जिसमें आपका स्वर संधि, आपका व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद और उनके कंप्लीट जो आपके उदाहरण हैं और उसको भी हमने डिटेल में पढ़ा। साथ में आपके जो व्यंजन संधि हैं, इसके 3 प्रकार हैं, वो भी हमने पढ़े और विसर्ग संधि के नियम और व्यंजन संधि के नियमों पर भी हमने डिटेल में इसको रिवाइज कर लिया है। उम्मीद करती हूँ सभी बच्चों को अब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।